नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमालय के बारे में व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं उनके बारे में देखेंगे और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन सभी के बारे में एकदम व्यवस्थित तरीके से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको हेडिंग लगानी है हिमालय, हिमालय, और इसके अंदर आपको हेडिंग लगानी है पहली हेडिंग उत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। यह प्लेट यूरो एशिया प्लेट, हम इसको चित्र के अनुसार भी समझने की दृष्टि से लिख सकते हैं। तो मान लो कि ये यूरो एशिया प्लेट है और अपनी ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। यदि आप इसे लिखना चाहते हो व्यवस्थित तरीके से तो आप लिख भी सकते हो। मैं एकदम व्यवस्थित तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करके आपको सारी चीज़ बताऊंगा हिमालय के बारे में। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पर तैतीस सागर, एक सागर था जिसको हम तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही इनमें गति हो रही थी दोनों प्लेटों में, तो नीचे की जो प्लेट है ये ऊपर जाकर के इसने इसको टक्कर मार दी, यूरो एशिया प्लेट को टक्कर मार दी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ने। तो यहाँ पर जो तैतीस सागर हमारा था वो तैतीस सागर का मलबा और उसका जितना भी कचरा भरा हुआ था वो सारा इन प्लेटों को टक्कर मारने के कारण जो मलबा था वो ऊपर उठ गया और उसी मलबे को हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो और इन यूरो एशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में भूगर्भिक हलचल के कारण हुआ है। भूगर्भिक हलचल के कारण या फिर गति के कारण हम कह सकते हैं। हलचल के कारण नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हलचल के द्वारा निर्मित, हलचल के द्वारा निर्माण हुआ है। ये तो इसके निर्माण की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जी इसकी औसत लंबाई है वो कितनी है, औसत ऊंचाई है वो कितनी है। इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट आपको डालना है औसत लंबाई, हिमालय पर्वतमाला की औसत लंबाई। तो जो इसकी औसत लंबाई आती है, इसकी औसत लंबाई आती है अपनी 2500 किलोमीटर। तो इसकी औसत लंबाई हम लिखेंगे यहाँ पे 2500 किलोमीटर। अब देखेंगे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई तो आप जानते होंगे कि औसत किसे कहते हैं। तो औसत अपना वो होता है, मतलब है जैसे कि आप सूत्र भी पढ़ते होंगे जो साइंस में काफ़ी होते हैं, मैथ में भी होते हैं, कि कुल जिस प्रकार हम चाल निकालते हैं, चाल कुल दूरी बटे कुल समय होती है, इस प्रकार हमारी ऊंचाई है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर ऊंचाई इसकी कितनी है 8650 किलोमीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की है। कहीं पर ऊंचाई कम भी है। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है, जो औसत रूप होता है, इसे हम औसत ऊंचाई के नाम से जानते हैं। इस प्रकार औसत लंबाई है तो औसत ऊंचाई इसकी हो जाती है 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। अब ये हमने 3 पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए, उत्पत्ति, औसत लंबाई और औसत ऊंचाई। 3 पॉइंटों को हमने देख लिया। अब देखेंगे कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय को कितने भागों में, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय का श्रेणियों में विभाजन। तो दोस्तों हिमालय को, अपनी जो हिमालय पर्वतमाला है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपर की श्रेणी आती है उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके नीचे वाली को बृहद हिमालय, और उससे नीचे वाली को लघु, और उससे नीचे वाली को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। अभी इनको हम एक एक करके लिखेंगे। इनके बीच में कौन सी रेखा गुजरती है इसको भी देखेंगे, कौन सा जोन गुजरता है उसको देखेंगे, और उसके बाद इन सब के बारे में एक एक इन सब के बारे में एक एक करके अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करेंगे। तो जो पहली अपनी श्रेणी आती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 श्रेणियों में, हिमालय का श्रेणियों में विभाजन। 4 श्रेणियों में इसे क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियों में विभाजित, इसका विभाजन 4 श्रेणियों में किया गया है। तो सबसे पहली का हम नाम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी ट्रांस हिमालय,
4 भागों में से बांटा गया है या 4 श्रेणियों में बांटा गया, तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा पहला। तो ट्रांस हिमालय को हम परा हिमालय बोलते हैं, परा हिमालय। परा हिमालय बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपना ट्रांस के बाद में बृहद हिमालय, तो इसे बोलेंगे हम बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय को हम दूसरा नाम लिखे इसका, तो यह आ जाएगा आंतरिक हिमालय। इसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय। तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपना लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसका दूसरा नाम आ जाता है हिमाचल हिमालय, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसका ज़्यादा भाग होने के कारण इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पर आ जाएगा अपना शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या फिर इसे हम नवीन हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण वो सबसे पीछे हुआ था। सबसे पीछे का मतलब जो सब तीनों का ऊपर की तीनों श्रृंखला का निर्माण सब पहले हो गया था और उनके बाद में चौथे का हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण सबसे पीछे हुआ है, तो इसे हम नवीन पर्वतमाला भी कह सकते हैं, तो इसे हम नवीन हिमालय भी कहते हैं। इसका नाम आ जाएगा नवीन हिमालय भी। अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में कौन कौन से जो जोन है, कौन कौन से इनको अलग करने वाली जो रेखा है उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करने वाली रेखा आती है अपनी, वो आती है सिंधु सांगपो सतर जोन, सिंधु सांगपो सचर जोन, सिंधु सांगपो सचर जोन। अब यदि बात करें बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी रेखा है, कौन सी इसको अलग करती है, तो उसे हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं लघु हिमालय शिवालिक, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करने वाली रेखा आती है वो आ जाती है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो शिवालिक यहाँ पर लास्ट में जो चौथे नंबर का आता है हिमालय, वो शिवालिक आता है। और शिवालिक के नीचे हमारा मैदानी भाग आ जाता है, जिसे हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी मैदान और शिवालिक के मध्य में भी एक रेखा आती है, उसको हम नाम देते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब ये तो उसके जो हिमालय का जो विभाजन है वो हो गया, एक एक करके हमने देखा है इनको। अब देखेंगे हम इनको एक एक करके सभी की जो विशेषताएं हैं, और इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है, तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको आप देख लो। पहले आ जाता है अपना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हम देखेंगे, ट्रांस हिमालय को कितने पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सबके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो ट्रांस हिमालय हमारा पहला पॉइंट हो गया, तो हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ट्रांस हिमालय। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है अपना, इसके बारे में यदि देखें तो इसे सबसे पहले ये निर्मित हुआ है, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का ही सर्वप्रथम निर्माण हुआ था, क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी उसने उसको टक्कर मारी थी यूरो एशियन प्लेट को, तो टक्कर मारी तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसको बोल सकते हैं हम कि सबसे प्राचीन हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है, तो ये सबसे लास्ट पे हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से इसको बोल सकते हैं हम सबसे प्राचीन हिमालय, सबसे प्राचीन हिमालय बोलते ट्रांस हिमालय को। यहाँ पर आप देख लेना हिमालय लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, उन तीनों भागों को हम देखेंगे, एक एक करके उनकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तो पहला भाग आ जाता है इसका ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, एक श्रेणी आ जाती है काराकोरम। दूसरी इसकी जो श्रेणी आती है उसका नाम आता है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी आती है इसकी, उसको बोलेंगे हम, तीसरी श्रेणी आती है, इसको सही लिख देता हूँ, लद्दाख श्रेणी। और तीसरी श्रेणी आ जाती है अपनी जास्कर श्रेणी।
तो ये इसके 3 भाग हुए, इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इनके एक एक करके इनके जो विशेषता है इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो काराकोरम श्रेणी है अपनी, काराकोरम श्रेणी की जो कुछ मुख्य विशेषता है उनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहली बात तो काराकोरम श्रेणी पर अपना K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि ये पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन वो भारत का ही पार्ट है। कोई ऐसे धोखाधड़ी करने से कोई दूसरे देश का नहीं हो जाता, वो भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा, उसे हम एक न एक दिन लेकर रहेंगे। तो जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है वो अपनी K2 आती है, जैसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम जानते हैं, जैसे कृष्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। तो इस पर आती है भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बारे में देखेंगे, इन दोनों के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में पहली विशेषता इसकी हो गई कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन इस पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, या फिर हम इसे K2 भी बोल सकते हैं और कृष्णगिरी पर्वत भी बोल सकते हैं। K2 स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। अब हम देखेंगे गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के बारे में देखेंगे। तो इसकी ऊंचाई अपनी आ जाती है 8611 मीटर। 8611 मीटर ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 8611 मीटर आपको ऊंचाई लिखनी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊंचाई। कृष्णगिरी पर्वत या फिर K2 की जो ऊंचाई आती है वो आ जाती है अपनी 8611 मीटर। दूसरी विशेषता है इसकी कि इस पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है वो भी पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, वो भी अपना ही है। तो वो सियाचिन ग्लेशियर इसी में स्थित है। तो दूसरी अपनी हेडिंग डालना है आपको कि काराकोरम श्रेणी के अंदर सबसे पहला तो K2 गॉडविन ऑस्टिन इस पर स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता जाती है सियाचिन ग्लेशियर भी अपना काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर तो इसकी जो विशेषता है उनके बारे में हमें देखना है। सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे पहले तो ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। विश्व में इससे ऊंचा जो लड़ाई लड़ने वाला या युद्ध होने वाला जो स्थान है, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। ये सबसे ऊंची युद्ध भूमि है विश्व की। यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के भिड़ंत होती रहती है। भिड़ंत क्या बोले, चूहों की सी हरकत करते हैं पाकिस्तानी, तो विश्वास करने लायक तो है नहीं है, वे धोखा करते हैं सब चीज़ों में। तो यहाँ पर सेना ने अपनी 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसके द्वारा उनको धूल चटाई थी पाकिस्तानियों को। उनकी सेनाओं ने धोखा किया था हमारे साथ। मैं आपको कहानी सुनाऊं तो क्या हुआ था कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था कि ये बर्फीला क्षेत्र है, इस पर सैनिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खर्चा भी काफ़ी आता है। तो इससे ये दोनों देशों के बीच में क्या सहमति बनी थी कि हम दोनों ही इस पर अपनी सेनाओं को नहीं रखेंगे, अर्थात इस पर कोई किसी की भी सेना नहीं रहेगी, आपकी भी नहीं रहेगी और हमारी भी नहीं रहेगी। तो भारत ने तो शर्त को स्वीकार कर लिया था कि चलो ये तो ठीक हुआ, इस पर हमें कोई सभी को दोनों को परेशानी थी, तो भारत ने तो स्वीकार कर लिया शर्त को। पाकिस्तान ने भी बोला था कि ठीक है हम भी अपनी सेनाओं को हटा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत को बिना सूचना दिए ही, और जो पाकिस्तानी सैनिक है वो भेष बदल करके साधु सन्यासियों को भेष लेकर के मंदिर की तरफ बोल रहे थे कि हम तो मंदिर जा रहे हैं। तो भारत को शक हो गया। भारत ने पहले स्थिति को भाप लिया कि क्यों आए यहाँ पर। तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया जिसके थ्रू उनको वहाँ से खदेड़ दिया और भारत ने फिर से अपनी सेना वहाँ पर तैनात कर दी, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे के लायक है नहीं है, उसने भरोसा करना कभी सीखा ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर चलाया था सेना के द्वारा 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत, एक तो इसकी ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता यदि हम सियाचिन ग्लेशियर की देखें तो यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। हमारे भारत में स्थित सबसे जो लंबा ग्लेशियर आता है वो सियाचिन ग्लेशियर आता है, और जिसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो उसकी लंबाई आती है 76 किलोमीटर। तो उसकी लंबाई हो जाएगी 76 किलोमीटर। हम लिखेंगे कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, और उसकी लंबाई आ जाएगी 76 किलोमीटर, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये तो हमने देखा कि
जो ट्रांस हिमालय है उसके 3 पार्ट है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और उनमें भी सबसे पहले जो आती है अपनी काराकोरम श्रेणी आती है। काराकोरम श्रेणी के अंदर जो उसकी 3 विशेषताएं उनको हमने देखा कि काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 स्थित है, जिसकी ऊंचाई आती है 8611 मीटर। उसके बाद देखा कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है काराकोरम श्रेणी पे, जो कि POK में स्थित है। इनकी स्थिति की यदि हम बात करें K2 गॉडविन ऑस्टिन की, तो इसकी स्थिति आ जाएगी POK पाक अधिकृत कश्मीर, और सियाचिन ग्लेशियर भी POK में ही आ जाता है, तो आप लिख लेना POK। तो सियाचिन ग्लेशियर हमने देखा कि 13 अप्रैल 1983 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे चला गया था। और उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई आती है 76 किलोमीटर, वो भी सियाचिन ग्लेशियर ही है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो श्रेणी आती है अपनी ट्रांस हिमालय की, वो आती है लद्दाख श्रेणी। उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालना है आपको लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी की मैं यदि बात करूं, दूसरे नंबर पर जाएगी अपनी लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी डालनी है अपनी हेडिंग, जो कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय लद्दाख श्रेणी, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो श्रेणी है 3 भागों में बांटा गया ट्रांस हिमालय, मैंने आपको अभी बताया था। तो लद्दाख श्रेणी आ जाती है। और लद्दाख श्रेणी पे क्या है, तो लद्दाख श्रेणी है, इस पर जो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो स्थित है, और उसका नाम आता है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार इस पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा पठार लिख सकते हैं हम इसको, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, और जिसका नाम आता है लद्दाख पठार, इस पर स्थित है। लद्दाख पठार, इसकी ऊंचाई की यदि मैं बात करूं, लद्दाख पठार की ऊंचाई की यदि मैं बात करूं, तो वो हो जाएगी अपनी 4600 मीटर। लद्दाख पठार की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई यदि हम देखें तो 4600 मीटर इसकी ऊंचाई है, 4600 मीटर। दूसरा कि हम लद्दाख पठार को शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता है कि जो भारत में मरुस्थल स्थित है, जो मरुस्थल है उसे थार मरुस्थल है हमारा, उसे बोलते हैं रेत का जो मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। लेकिन लद्दाख पठार को हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी मात्रा में होती है, इस कारण से उसको शीत मरुस्थल बोलते हैं। और यदि अपना सफ़ेद मरुस्थल की यदि बात करें, तो सफ़ेद मरुस्थल है वो कच्छ का रण कहलाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, क्योंकि उस पर जो सफ़ेद परत छाई हुई है कच्छ के रण में, जिस कारण उसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लद्दाख पठार को लिखेंगे कि इसको हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। किसको लद्दाख पठार को हम शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी, या फिर शीत मरुस्थल भी कहते हैं, ऐसे भी लिख लेना, कोई बात नहीं, एक ही बात है दोनों ही। अब ये तो अपनी लद्दाख श्रेणी की विशेषता हो गई। अब हम बात करेंगे इसके बाद में आती है अपनी जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी की बात में जास्कर श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस लद्दाख श्रेणी की जो एक आध और विशेषताएं हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। तो अपनी जो लद्दाख श्रेणी है, इस पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो स्थित है, उसका नाम आता है राकापोसी। तो उसकी जो नेक्स्ट विशेषता है उसके बारे में हम लिखेंगे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, उसका नाम आता है अपना राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है उसका नाम आता है राकापोसी, जो कि अपनी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। इसकी एक और विशेषता आती है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इसकी नेक्स्ट विशेषता ये है कि जो अपनी लद्दाख श्रेणी है इसको तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी का जो तिब्बत में विस्तार है उसको कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, अब इसके बाद बात करेंगे हम जास्कर श्रेणी की।
ट्रांस हिमालय की जो 2 श्रेणियां हैं उनके बारे में हमने देख लिया, काराकोरम के बारे में देख लिया, लद्दाख के बारे में देख लिया। तीसरी इसकी श्रेणी आती है जास्कर श्रेणी, उसके बारे में कुछ विशेषताएं उनको देखेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे हम बृहद हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जास्कर श्रेणी को। तो ट्रांस हिमालय की जो तीसरी श्रेणी आती है उसको बोलते हैं हम जास्कर श्रेणी। तीसरी इसकी जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी की यदि हम बात करें तो जास्कर श्रेणी में एक दर्रा आता है और उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में आता है। और जो जोजिला दर्रे की यदि मैं विशेषता बताऊं तो जोजिला दर्रा अपना जो लेह है जो कि लद्दाख की राजधानी है और जो श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, दोनों को कनेक्ट करने का जो कार्य करता है वो जोजिला दर्रा करता है। और जोजिला दर्रे का जो निर्माण किया जाता है वो सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। सिंधु नदी जोजिला दर्रे के द्वारा ही बहती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है और वो जोजिला दर्रे से होती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जोजिला दर्रे से सिंधु नदी बहती है, फिर सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण किया गया है। इस पर एक जोजिला दर्रा आता है, जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा किस पर स्थित है? जास्कर श्रेणी पर जोजिला दर्रा स्थित है। और जोजिला दर्रा की यदि हम विशेषता देखें तो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित। तो यदि आप दोस्तों आप सोचोगे कि सिंधु नदी के द्वारा किस प्रकार निर्मित है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपनी जास्कर श्रेणी में कुछ इस प्रकार मौजूद है, कुछ इस प्रकार जा रही है। तो ये श्रेणी इस प्रकार जाती हुई है और उधर से एक नदी आ रही है सिंधु नदी, जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि तिब्बत से मानसरोवर झील से उसका उद्गम होता है। बोखर हिमनद है मानसरोवर झील में, उस बोखर हिमनद से तिब्बत इसका जो सिंधु नदी है इसका निर्माण होता है। मैंने नदी और सिंधु नदी की संपूर्ण वीडियो बना रखी है, यदि आप देखना चाहते हो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल तो आप देख सकते हो। लेकिन अपनी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको तो मैं आपके साथ साझा कर ही रहा हूँ। तो यहाँ से सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी क्या करती है कि जास्कर श्रेणी को यहाँ से काट देती है बीच में से और बीच में होकर के निकल जाती है और काटने से इसमें एक दर्रे का निर्माण हो जाता है। दर्रे का मतलब यही होता है कि जो पर्वतों का जो बीच का कटा हुआ भाग होता है उसी को हम दर्रे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस दर्रे का नाम आता है जोजिला दर्रा और जो कि सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है। तो हमने लिख दिया सिंधु नदी के द्वारा निर्मित। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। तो उसके बारे में ये अपना जो ट्रांस हिमालय है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात थी, महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उन सबको हमने जान लिया। अब हम अगला जो भाग है हिमालय का जो अगला भाग है उसे हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा बृहद हिमालय। टॉपिक नहीं, जो अगला हेडिंग रहेगी वो बृहद हिमालय रहेगी। तो बृहद हिमालय हेडिंग डाल लो सभी। तो अपनी अगली हेडिंग रहेगी बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का दूसरा भाग है। पहला ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया, दूसरा आएगा बृहद हिमालय, तीसरा आएगा अपना लघु हिमालय, चौथा आएगा शिवालिक। तो बृहद हिमालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है उसके बारे में देखेंगे। इसकी औसत ऊंचाई की तो हमने देख लिया 700 मीटर है हिमालय की औसत ऊंचाई, वो भी इसकी रहने वाली है। तो इसकी लंबाई के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो बृहद हिमालय है इसका विस्तार आता है जम्मू कश्मीर में एक पर्वत आता है, उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत आता है और उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। आपको याद रखना है उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। मैं लिखने वाला तो वैसे ही हूँ। तो इसका जो विस्तार की यदि हम बात करें, सबसे पहले अपने आपको हेडिंग डालनी है इसके अंदर विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उसका विस्तार आ जाता है नंगा पर्वत। इन सभी पर्वतों के बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसी के अंदर बृहद हिमालय के बाद बृहद हिमालय के अंदर ही देखेंगे। तो सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो जो नंगा पर्वत है जो वो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत स्थित है और इसका विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर के आता है नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत। और नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर स्थित है तो यह आता है अपने अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसका विस्तार हो गया बृहद हिमालय का। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार आता है। इतनी लंबाई में स्थित है। इसकी लंबाई की यदि बात करूँ मैं तो 2400 किलोमीटर की लंबाई आ जाती है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी बृहद हिमालय की कितनी, 2400 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई आएगी अपनी 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम देखेंगे कि इस पर स्थित जो महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि इस पर जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं प्रमुख हिमालय की जो सभी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं सभी इसी पर स्थित है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ उनके सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा,
मकालू, धौलागिरी, और नंगा पर्वत। अब हम देखेंगे इनकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर स्थित है, उन सबके बारे में देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पर्वत है मैंने आपको लिखा दिए हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि जो चोटियाँ है वो तो काफ़ी है उन चोटियों के बारे में, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जो अपनी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई आती है वो अपनी आ जाती है 8,850 मीटर। पहले ये ऊंचाई 8,848 मीटर हुआ करती थी, लेकिन किताबों में अपनी 8,850 हो गया, क्योंकि उसमें हो गई है थोड़ी वृद्धि, 2 मीटर की वृद्धि हो गई है। तो नेक्स्ट नंबर पर आ जाती है अपनी कंचनजंगा। कंचनजंगा की यदि मैं बात करूँ तो 8,598 आ जाती है इसकी ऊंचाई, 8,598 और मीटर 8,598 मीटर। अब आती है अपनी मकालू। मकालू की ऊंचाई आ जाती है 8481 मीटर। इसके बाद आती है धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई आ जाती है 8172 मीटर और नंगा पर्वत की ऊंचाई आ जाती है अपनी 8126 मीटर। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो अपनी मकालू और धौलागिरी है ये दोनों आ जाती है नेपाल में। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसके बाद यदि मैं बात करूँ माउंट एवरेस्ट की तो ये भी अपनी आ जाती है नेपाल में। और अपना जो कंचनजंगा है ये आ जाती है सिक्किम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अपनी K2 गॉड यूनिवर्सिटी हमने जो वहाँ पर लिखी थी उसको मैंने भारतीय सबसे ऊँची चोटी बताया था, और भारत की सबसे ऊँची चोटी K2 ही है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, और यदि आपको ऑप्शन में K2 दिया जाता है, गॉड यूनिवर्सिटी दिया जाता है और साथ में कंचनजंगा भी दिया जाता है, तो आपको चॉइस जो करना है वो K2 को करना है। आपका उत्तर एकदम करेक्ट रहेगा। और यदि आपको K2 या गॉड यूनिवर्सिटी ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आपको कंचनजंगा को वैरायटी देनी है, क्योंकि जो अपनी K2 है उसके बाद में जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है वो सिक्किम कंचनजंगा ही आती है। 8,598 मीटर इसकी लेंथ है, लेंथ नहीं ऊंचाई है, हाइट है 8,598 मीटर। तो आपको डिफरेंस इनका जो क्लियर हो गया होगा। तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और मकालू और नंगा पर्वत की यदि मैं बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये हमने बृहद हिमालय के बारे में कुछ विशेषताएँ थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको देखा। तो हमने पढ़ लिया है हिमालय के जो 4 भाग हैं उनमें से 2 भागों को पढ़ लिया, एक ट्रांस हिमालय और एक बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, 3 श्रेणी के बारे में हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने देखा बृहद हिमालय को। तो बृहद हिमालय को तो विस्तार हमने देखा, नंगा पर्वत से नामता पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। लंबाई इसकी देखी तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर जो मुख्य पर्वत चोटी है उनके बारे में हमने देखा। तो हेडिंग लगानी लघु हिमालय, लघु हिमालय। मैंने आपको बताया कि जो लघु हिमालय इसका विस्तार हिमाचल में अधिक होने के कारण हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल हिमालय। अब हम इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। ये तो लघु हिमालय है तो लघु हिमालय का जो जम्मू कश्मीर में भाग आता है उसे हम पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो भाग आता है उसे धौलाधर के नाम से जानते हैं, तथा जो उत्तराखंड में इसका जो भाग आता है उसे नागटिब्बा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद नेपाल में इसका जो भाग है उसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो इसको अपना है जो पीर पंजाल कहाँ पर इसको बोला जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल जो श्रेणी है इसे हम जम्मू एंड कश्मीर का जो भाग आता है उसे हम पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो कि लघु हिमालय का ही भाग है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीर पंजाल श्रेणी कौन सा हिमालय का भाग है तो वो लघु हिमालय का भाग है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है अपनी बात धौलाधर श्रेणी। धौलाधर कौन से पर्वत का भाग है, ये कौन सी श्रेणी का भाग है? तो ये अपने लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग था, ये ऊपर लिख रखा है हमने। तो ये कहाँ पर स्थित है? धौलाधर इसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे कि नागटिब्बा इसे उत्तराखंड में कहा जाता है, नागटिब्बा इसको उत्तराखंड में कहा जाता है। इसके बाद में महाभारत इसे कहा जाता है नेपाल में। महाभारत में लघु हिमालय का जो भाग आता है उसे हम बोलते हैं, नेपाल में लघु हिमालय का जो भाग आता है उसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ये तो उसकी कुछ भाग है जो कि अलग अलग अपने स्टेट है उसमें आते हैं, और एक नेपाल देश है उसमें आता है। तो लघु हिमालय का जो भाग है वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जो लघु हिमालय का जो विस्तार है जो दक्षिण में कहाँ अब हम देखेंगे कि जो लघु हिमालय के बारे में जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में हम देखेंगे।
तो जो लघु हिमालय में जो घास के मैदान हैं उनको हम गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में इनको गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं घास के मैदानों को। तो घास के मैदान के बारे में हम देखेंगे। तो लघु हिमालय में स्थित घास के मैदान, तो यहाँ लघु हिमालय में स्थित घास के जो मैदान हैं, घास के मैदान, इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय के अंदर, तो उनको हम बोलेंगे सोनमर्ग और गुलमर्ग, या फिर हम कह सकते हैं कि मर्ग भी बोल सकते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये दोनों अपने बोले जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद हम देखेंगे कि उनको बुग्याल बोला जाता है। बुग्याल कहाँ पर बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इसको उत्तराखंड में, उत्तराखंड। तो ये लघु हिमालय के बारे में कुछ विशेषताएं थी, उनको हमने देखा, तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। इसकी एक चीज़ और है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक ही हमने देखा ही नहीं, तो उसको विस्तार को देखते हैं। इसका जो विस्तार आता है अपना, वो जम्मू कश्मीर में विस्तार, हेडिंग डालना है आपको, विस्तार। इसका विस्तार है वो आता है अपने जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आती है अपनी कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी से काठमांडू घाटी तक फैला हुआ है ये। काठमांडू घाटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में आती है ये। तो इसका विस्तार हो जाता है। ये अपनी लघु हिमालय के बारे में जो इसकी विशेषता है उनके बारे में हमने एक एक करके देखा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है शिवालिक हिमालय। देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की यदि हम विस्तार की बात करें तो जो पाकिस्तान में जो सुलेमान और करथर जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इस शिवालिक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में ये अभोर, मिसमी और जो डाफला जो पर्वत चोटियाँ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है शिवालिक हिमालय का। तो विस्तार की यदि हम बात करें, सुलेमान पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। सुलेमान पहाड़ी से लेकर के डाफला, अभोर, मिसमी पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो शिवालिक हिमालय है अपना, इस पर जो घाटियाँ पाई जाती है उनको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी। तो पश्चिमी जो घाटियाँ हैं उनको हम बोलते हैं दून के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी घाटियाँ उनको हम द्वार के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाटी में कौन कौन सी दून आ जाएगी? तो उधर लिखेंगे हम पश्चिमी घाटी, और पश्चिमी घाटियों को नाम देते हैं हम दून, और इधर जाएगी पूर्वी घाटी, इनको बोलेंगे हम द्वार। तो दून की यदि हम देखें तो दून में आ जाएगी अपनी देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। द्वार की यदि मैं बात करूँ तो हरिद्वार आ जाएगा द्वार में। द्वारों की विशेषता को देखें हम तो द्वारों की जो चौड़ाई है वो कम होती है और दूनों की चौड़ाई अधिक होती है। इसके बाद ये हमारा शिवालिक हिमालय के बारे में मेन विशेषताएं थी, उनको हमने देख लिया। अब थोड़ी जो एक दो पहाड़ियाँ और है जो कि अपनी मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में स्थित है, उनको देखेंगे हम, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, बृहद हिमालय का पार्ट माना जाता है। लेकिन जो बृहद हिमालय मेन हमारा बृहद हिमालय है वो नामचा वर्मा तक ही माना जाता है। उन पहाड़ियों को हम देखेंगे। पहाड़ तो वो हिमालय का ही है, लेकिन उनको पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वांचल हिमालय उनको नाम दिया जाता है, भागों में विभाजित किया जाता है। तो उनको और हम देख लेते हैं। तो पूर्वांचल हिमालय जो कि बृहद हिमालय का पार्ट है वैसे तो पूर्वांचल हिमालय में कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहली पहाड़ी आती है पटकाई मूंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश। और पटकाई भूमि पहाड़ी से लेकर के ये फैला हुआ है अपना जो पूर्वांचल हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आता है अपना मीजो लूसाई तक, मीजो और लूसाई पहाड़ी जो कि अपनी मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। उसकी जो मेन पहाड़ियाँ है तो ये हमने मिजोरम की देख ली, अरुणाचल प्रदेश की देख ली। अब हम देखेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड में इसका जो पहाड़ी आती है उनको नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, नागा पहाड़ी, और ये आती है अपने नागालैंड में। मणिपुर की जो पहाड़ी आती है उसे हम मणि पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मणि पहाड़ी, मणि पहाड़ी, और ये आएगा अपनी मणिपुर में। ये हमने जो हिमालय की जो सभी पहाड़ियाँ थी, सभी विशेषताएं थी हिमालय की, उन सब के बारे में हमने एक एक करके व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। और कुछ पहाड़ी है जैसे कि गारो खासी जयंती जो कि हिमालय में स्थित है, तो उन पहाड़ियों का यदि मैं बात करूँ तो वे अपनी प्रायद्वीप पठार का भाग है, तो उन पहाड़ी को हम प्रायद्वीप पठार वाले भाग में पढ़ेंगे। गारो खासी जयंती जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।